चालू वर्ष के चंदे लिखे जाते हैं, है ना। कहाँ लिखे जाते हैं आपसे पूछा है। द सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन, यानी जो चालू वर्ष का चंदा है, ध्यान रखिएगा, चालू वर्ष का चंदा कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका दिख रहा होगा कि सर चिट्ठे में, बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग या एडवांस के रूप में अगर होता है, एडजस्टमेंट के रूप में होता है तो ही लिखते हैं। तो आपका आंसर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। प्राप्ति भुगतान खाता, तो बिल्कुल सर प्राप्ति भुगतान खाता हो सकता था, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में याद रखिएगा इसमें सिर्फ चालू वर्ष नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर या एडवांस ईयर कुछ भी हो, सभी प्रकार के इसमें चंदे की राशि लिखी जाती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि चालू वर्ष की चंदे कहाँ लिखे जाते हैं, तो आंसर बी भी नहीं होगा, आंसर होगा सी, आय व्यय खाता। आपको नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो एमसीक्यू पे बेस्ड है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर है गैर लाभकारी संगठन, जिसमें हम लोग आगामी परीक्षा जो 2025 में परीक्षा क्लास 12 के सभी छात्र देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें मैं एमसीक्यू हर एक प्रश्न को समझाऊंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा। और एक ज़रूरी बात और ये कि हर स्टेट के जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम हैं कॉमर्स वाले बच्चे के लिए, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा है। तो जल्दी से समय गवाए बिना हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल के द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन शुड बी ट्रीटेड, यानी कि एक स्कूल में जो वार्षिक रूप से चंदा प्राप्त होगा उसे क्या माना जाना चाहिए। मतलब आपको हर साल एक चंदे की राशि प्राप्त हो रही है और आपको पता है कि वार्षिक रूप से अगर कोई चंदा आपको प्राप्त होता है तो वार्षिक रूप का मतलब जो हर साल ईयरली प्राप्त होगा, इसका मतलब ये रेगुलर मिलने वाला इनकम है। और रेगुलर जो इनकम मिलता है दोस्तों, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, उस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिएगा आंसर। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये बी आंसर है। जो रेगुलर मिलता है उसे आयगत प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट कहा जाता है। कैपिटल किसको कहते हैं, कैपिटल रिसीव जो बार बार नहीं प्राप्त हो, जो बड़ी राशि होती है या पूरे लाइफ में एक बार मिलती है, उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल रिसीव कहा जाता है। एसेट्स तो होगा नहीं, आपको पता है, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पता होगा ये एसेट्स नहीं है। ठीक है, और अर्न इनकम भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। एक क्लब है जिसके द्वारा क्रिकेट के लिए एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके लिए एक चंदा आपको मिला है ना। तो जो चंदा आपको मिला है वो चंदा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो क्लब है वहां किस चीज का क्लब है, क्रिकेट मैच होने वाला है ना, वहां क्रिकेट मैच हो रहा, तो जब जब क्रिकेट मैच होगा तब तब चंदा आएगा, है ना। तो इस आधार पे ये भी एक रेगुलर इनकम है, क्योंकि जो क्लब है वो क्रिकेट ही होने के लिए वो क्लब बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये क्रिकेट पूरे लाइफ में या कभी कभी हो रहा है ना। तो ये आपके जो क्रिकेट मैच हैं ये आपके रेगुलर इनकम है, मतलब क्रिकेट मैच से जो प्राप्त चंदा है वो आपका रेगुलर आय है। तो ये भी आपका होगा आयगत प्राप्ति, ये भी क्या होंगे आपके आयगत प्राप्ति होंगे, यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं तीसरा नंबर, व्यय पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। आपको पता है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं और व्यय पर आय की अधिकता हो, मतलब ये कि आपका एक्सपेंडिचर कम हो और आय अधिक हो, आय क्या हो, अधिक, याद रखिएगा आय की अधिकता है। तो जब आय की अधिकता होगी तो उस केस में हम प्रॉफिट में होते हैं, और संस्था का जो प्रॉफिट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में
प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोलकर हम लोग उसे अधिशेष यानी कि सरप्लस कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी? ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है लाइफ मेंबर फी और चौथा है एक्रूड सब्सक्रिप्शन। आपको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ रिसीट होने वाली चीजें और भुगतान होने वाली चीजें जाती हैं। सैलरी, दूसरा है आपका डेप्रिसिएशन, तीसरा है लाइफ मेंबर फी और चौथा है उपार्जित चंदा एक्रूड सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ रिसीट यानी कि जो प्राप्त हुआ है वो जाएगा और जो भुगतान किया गया है वो जाता है, इसलिए इसमें ना ही कोई आउटस्टैंडिंग यानी कोई बकाया नहीं जाएगा, ना ही कोई एक्सपेंडिचर, ये भी एडजस्टमेंट है आपका, डेप्रिसिएशन भी आपका एडजस्टमेंट होता है, ये कोई भुगतान नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिस पर कैश का पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है आपका, ये भी आंसर नहीं है। एक्रूड का मतलब होता है यानी उपार्जित, यानी एक तरह का ये आउटस्टैंडिंग है, तो आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आपको क्या रिसीट हुआ है? लाइफ मेंबर फी, तो ऑप्शन होंगे आपके सी यानी कि लाइफ मेंबर फी। तो जो ये राशि यानी कि सी जो ऑप्शन है लाइफ मेंबर फी, ये आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए ये रिसीट में जाएगा। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? तो प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें है पहला स्थिति विवरण स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दूसरा है रोकड़ विवरण कैश स्टेटमेंट, तीसरा है लाभ हानि विवरण यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिसीट एंड पेमेंट जो खाता है वो एक कैश स्टेटमेंट है। वो क्या है? कैश स्टेटमेंट है दोस्तों। क्या याद रखिएगा, क्या है वो? कैश स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्यों अब बी है? क्योंकि कैश स्टेटमेंट का अर्थ होता है कि यानी कि जो पैसे आते हैं डेबिट में और जो पैसे जाते हैं वो क्रेडिट में। कैश स्टेटमेंट भी यही होता है। स्टेट आते हैं जो पहला ऑप्शन जो आपका दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये है स्थिति विवरण जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के तर्ज पे तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, और इनमें से चौथा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट किसके तर्ज पे बनाया जाता है, मतलब कौन प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न में से कौन सा खाते के अंतर्गत आता है? तो ये कैश स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशिष्ट दान क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, विशिष्ट दान आपको पता है स्पेशल डोनेशन को कहा जाता है, और स्पेशल जब वर्ड लग गया इसका मतलब ये बार बार और हमेशा प्राप्त नहीं होता, इसलिए विशिष्ट दान को आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन ए यानी कैपिटल रिसीप्ट कहेंगे। आपको बताया गया है, आपके शिक्षक ने आपको क्लास से जरूर बताया होगा कि कैपिटल रिसीट किसे माना जाता है? जो बार बार प्राप्त ना हो या कभी कभी प्राप्त होता है या जिसकी राशि बहुत बड़ी होती है, उस ये सारे गुण हैं कैपिटल रिसीट के। तो विशिष्ट दान का मतलब कोई खास कार्य के लिए दान की राशि प्राप्त हुई है, इसलिए हम लोग इसे पूंजी की प्राप्ति कहेंगे और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आय। तो बोलता है कि सर आय व्यय खाता जो है, इनकम एक्सपेंडिचर, सामान्यतः क्या दिखाता है? ये सरप्लस डिफिसिट के रूप में दिखाता है, कैश बैलेंस के रूप में दिखाता है ना, या कैपिटल फंड के रूप में दिखाता है, या नेट लॉस या नेट प्रॉफिट के रूप में दिखाता है? तो आपके यहाँ आपके क्लास में टीचर ने बताया है कि जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है उसमें अगर कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेबिट शेष बचते हैं तो उसे सरप्लस कहा जाता है, और क्रेडिट शेष बचते हैं तो उसे डिफिसिट कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके सही आंसर होंगे। बी कैश बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा। कैश बैलेंस याद रखेंगे रिसीट एंड पेमेंट के बैलेंस होते हैं।
पूंजी कोष हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को कहते हैं। किसको बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट को कहते हैं। नेट प्रॉफिट यानी कि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो वहां नेट प्रॉफिट या लॉस बचता है, जबकि ये चैप्टर आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। कैपिटल फंड आपको मैं पता होगा, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से भी जाना जाता है। कैश बैलेंस कहाँ बचता है? तो रिसीट एंड पेमेंट में बचता है। ए ऑप्शन आपके सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बच्चों आपका, वो है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहता है निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है? स्कूल, पहला ऑप्शन है स्कूल, ये आपके अलाभकारी संगठन है, यानी कि ये जो है आपके अलाभकारी संगठन है, बिल्कुल सही है ये। दूसरे जो आपके हैं हॉस्पिटल, ये भी एनपीओ का एग्जाम्पल है। तीसरा क्लब भी आपके एनपीओ के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म आपके नहीं है। तो आंसर जो आपके होंगे दोस्तों, वो आंसर क्या होंगे? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगा डी, यानी कि साझेदारी फर्म जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, सचिव को मानदेय का भुगतान है। सचिव, आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मानदेय जो दिया जाता है सचिव को, उसे क्या बोलते हैं? वो एक, सबसे पहले तो वो एक एक्सपेंडिचर है ना, और ये हर महीने या हर साल दिया जाता है, इसलिए ये रेगुलर एक्सपेंस है और इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है ना, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उस तो क्या होगा, कौन सा एक्सपेंस होगा? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये ऑप्शन बी होगा, आयगत व्यय, यानी जो लगातार हर महीने या हर साल खर्च होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही आंसर हैं। आय इनकम होगा नहीं, और चौथा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य आपसे पूछा है, क्या लाभ कमाना है? सर बिल्कुल नहीं, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। क्या समाज की सेवा करना है? तो बिल्कुल इसका जो उद्देश्य होता है, लाभ न कमाने वाली संस्था का समाज का सेवा करना होता है। लाभ हानि खाता तैयार करना? बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं है, और चौथा भी आंसर तो नहीं होगा। तो आंसर हो गया 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। चालू वर्ष के दौरान जो चंदे की राशि आपको प्राप्त होगी वो क्या होगी, है ना? वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर आप, ये होगा आपका इनकम, यानी कि आय होगा, संपत्ति नहीं होगा, लायबिलिटी भी नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर, प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक रियल अकाउंट है, यानी कि वास्तविक खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। कि यानी पूछ रहा है कि लाभ जो न कमाने वाली संस्था, यानी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है ना? एकाकी व्यापारी के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप? बिल्कुल नहीं, ये भी आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही भाग है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। साझेदार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अंशधारी ये भी नहीं है। समाज के लिए होता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चालू वर्ष के चंदे लिखे जाते हैं, है ना? कहाँ लिखे जाते हैं आपसे पूछा है। द सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन, यानी जो चालू वर्ष का चंदा है, ध्यान रखिएगा, चालू वर्ष का चंदा कहाँ लिखा जाता है? ठीक है,
तो आंसर आपका दिख रहा होगा कि सर चिट्ठे में, बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग या एडवांस के रूप में अगर होता है, एडजस्टमेंट के रूप में होता है तो ही लिखते हैं। तो आपका आंसर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। प्राप्ति भुगतान खाता, तो बिल्कुल सर प्राप्ति भुगतान खाता हो सकता था, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में याद रखिएगा इसमें सिर्फ चालू वर्ष नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर या एडवांस ईयर कुछ भी हो, सभी प्रकार के इसमें चंदे की राशि लिखी जाती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि चालू वर्ष की चंदे कहाँ लिखे जाते हैं, तो आंसर बी भी नहीं होगा, आंसर होगा सी। आय व्यय खाता, आपको पता है कि आय व्यय खाता प्रॉफिट एंड लॉस के तर्ज पे बनाया जाता है। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम या एक्सपेंस को लिखा जाता है, उसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम और एक्सपेंस लिखते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा आय व्यय खाता ही, आय व्यय खाता में ही चंदे की राशि जो चालू वर्ष की होती है वही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपनी सेवाएं देती हैं। तो लाभ न कमाने वाली जो संस्था अपनी सेवाएं देती हैं, क्या सेवाएं देती हैं भाई, जा देख लिया जाए तो शैक्षणिक क्षेत्र में, बिल्कुल शैक्षणिक क्षेत्र में ये अपनी सेवाएं देती हैं और दे रही हैं। आगामी समय में आप देखेंगे बहुत ऐसे स्कूल हैं, गवर्नमेंट ही स्कूल को आप ले लीजिए, गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज है, जो संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। दूसरा, धार्मिक संस्था, ये भी आंसर आपका होगा, यानी कि धार्मिक संस्था भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आती है। वेलफेयर, बिल्कुल वेलफेयर, एनजीओ वगैरह, ये भी आपका आंसर सही है, यानी तीनों ही सही है। तो लास्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए आय का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स इन इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए आय का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका है दान, बिल्कुल दान नॉन प्रॉफिट के लिए इनकम है। बी यानी कि डेप्रिसिएशन, ये बिल्कुल इनकम नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन नहीं है, तो यानी कि सही आंसर जो है वो बी लग रहा है। डी आपका दान नहीं होगा। चंदा, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि चंदा भी इनकम है। और अनुदान, ग्रांट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे प्राप्त होते हैं उसे अनुदान कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था कौन सोर्स नहीं है, तो डेप्रिसिएशन इज राइट आंसर। डेप्रिसिएशन आपका इनकम नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आय व्यय खाता बनाने का आधार क्या है ना, ये किस आधार पे इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, कि इसका नहीं कि आय व्यय खाता बनाने का बेस्ड क्या है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है। द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसकी सहायता से बनाते हैं, तो लेजर, बिल्कुल नहीं, लेजर की सहायता, यहाँ लेजर तो बनता ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, बिल, ये जिस तरह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, उसी तरह ध्यान दीजिएगा, उसी तरह कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। यानी कि आपका आंसर जो होगा वो बी होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया कि करंट ईयर के सारे इनकम और एक्सपेंस को लिखते हैं, उसी तरह किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करंट ईयर का जो भी इनकम होगा और जो भी एक्सपेंस होगा विथ एडजस्टमेंट, जैसे पीएल में एडजस्टमेंट करते थे कि आउटस्टैंडिंग होगा तो जोड़ देंगे, एडवांस होगा तो घटा देंगे, उसी तरह हम लोग एनपीओ वाले चैप्टर में भी हम लोग वही काम इनकम एक्सपेंडिचर में करते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पे बनाया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आय और व्यय खाता संबंधित होता है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो संबंधित होता है किस पर? तो बिल्कुल है कि मैंने अभी आपको बताया, लगातार बोला जा रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान वर्ष के लिए होता है, मतलब करंट ईयर के लिए होता है। इसमें प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को हम लोग नहीं डालते हैं और एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर को भी इंफॉर्मेशन को इसमें नहीं डालते हैं, है ना। और नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पूर्व दत्त यानी कि एडवांस, पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए क्या होता है? पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए क्या होता है? तो चंद अगर सपोज कर लीजिए कि मैं संस्था को चंदा जो प्राप्त होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो सर चंदा जो है वो संस्था के मेंबर के द्वारा, किसके द्वारा? मेंबर के द्वारा प्राप्त होता है ना। तो मेंबर के द्वारा जब प्राप्त होगा तो ये भी हो सकता है किसी को पैसा देना था इस साल का, लेकिन किसी ने बोला कि ऐसा करो भैया इस साल का भी रखो और नेक्स्ट ईयर का भी रखो, है ना। तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा क्योंकि उसने समय से पहले पैसा दे दिया है और ये हमारे इस साल का चंदा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लायबिलिटी मानते हैं, कर्ज मानते हैं कि इस साल के लिए ये मेरा नहीं है, हमने कस्टमर से मेंबर से ज्यादा पैसे ले लिए हैं, इसलिए संस्था के ऊपर ये लायबिलिटी बन जाता है। तो सही आंसर इसका होगा बी। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है आय व्यय खाता के अधिक को जोड़ा जाता है। द सरप्लस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एडेड टू। तो आय व्यय खाता को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? ठीक है, आय व्यय खाता के जो अधिक यानी सरप्लस जो अमाउंट होता है उसको कहाँ जोड़ा जाता है? तो आपको पता है कि जो सरप्लस अमाउंट है वो किसकी तरह होता है? तो सर वो सरप्लस जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट की भांति होते हैं ना, प्रॉफिट की तरह। और आपको याद होगा कि आप जब 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देते थे, उसी तरह यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के जगह हमारा क्या होता है? सरप्लस होता है। तो सरप्लस को भी हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? बिल्कुल सही, कैपिटल फंड में जोड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल फंड में हम सरप्लस को जोड़ने से कैपिटल मेरा बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैपिटल फंड में इसे जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैं अगला वीडियो आपको लेकर जरूर आएगा। आज मैंने 20 क्वेश्चन बताया है, तो प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा 21 से लगता है 21 से 40 तक मैं फिर से प्रश्न लेकर आऊंगा। धन्यवाद। लाइक शेयर खूब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके छात्र आपके दोस्त इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।